तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न यार्ड। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस का लेवल इस हिसाब से है कि प्लेसमेंट में आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपसे बन जाएं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। इजी लगेंगे आपको, लेकिन ऑन द अदर हैंड इजी इसलिए लगे क्योंकि आपके रूट्स, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। और आज के ये सभी क्वेश्चंस हम ऑन बोर्ड भी प्रैक्टिस करेंगे और ऑन कोड भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए भैया, रात के 2 बज रहे हैं और शूट जारी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप भी मेहनत करिए। भैया सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका जो प्रॉब्लम है वो कहता है कि भैया फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, यू आर गिवन विद अ स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है। इस केस के अंदर वो स्ट्रिंग है आपकी लर्न यार्ड, और मैंने कहा कि एक कैरेक्टर है। इस केस में कैरेक्टर मैंने रख दिया है ए। आपको क्या करना है, इस लर्न यार्ड के अंदर कौन से पोजीशन पर ए पहली बार अकर कर रहा है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली मैंने क्या किया, इनिशियली मैंने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और मैंने कह दिया कि आपकी वैल्यू अभी -1 है, क्योंकि भैया पोजीशन इसकी जो भी हो वो 0 से और n के बीच में ही होगी, -1 तो नहीं होगी। इसलिए भैया -1 से शुरू कर दिया और बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया जो कि 0 से शुरू होकर के और str लेंथ तक जाएगा। दैट मींस 0 इंडेक्स से शुरू करके लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। और अगर 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 आपको str पे यानी किसी भी इंडेक्स पे, i का मतलब क्या, हर इंडेक्स को चेक कर रहा है ना, तो पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो पहले 0 इंडेक्स चेक करेगा, फिर 1 इंडेक्स को चेक करेगा, फिर 2 को। इस तरीके से पूरी जो एरे है, पूरी जो स्ट्रिंग है उसको चेक करने वाला है। तो मैंने कहा अगर आपको एक एरे, एक बेसिकली इंडेक्स पर, आपको i इंडेक्स पर अगर कैरेक्टर मिल जाए, अगर i इंडेक्स की वैल्यू कैरेक्टर के बराबर हो जाए तो आपको पोजीशन इज इक्वल टू i कर देना है। दैट मींस उस इंडेक्स को आपकी पोजीशन बना देना है। तो ये लूप चलते 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 str ऑफ 2 पर कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, मतलब कैरेक्टर के बराबर str2 की वैल्यू हो जाएगी, तो पोजीशन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दैट मींस यहां से पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और लास्ट में हम करेंगे कि भैया अगर पूरी स्ट्रिंग में आपको ये कैरेक्टर कहीं नहीं मिलेगा तो पोजीशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी भैया, -1 ही रहेगी। तो अगर पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 है, अगर पोजीशन -1 से चेंज होकर कुछ और हो चुका है, तो आप कैरेक्टर और फाउंड एट इंडेक्स यानी पोजीशन की वैल्यू आउटपुट में दिखा दो। लेकिन अगर पोजीशन -1 से चेंज नहीं होता है और पोजीशन -1 ही रहता है, तो उस केस के अंदर आपको कैरेक्टर नॉट फाउंड प्रिंट करना है। तो वेरी इजी लॉजिक था इसका भैया। सबसे पहले इसको हम कोड करके देख लेते हैं, अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि हम स्ट्रिंग्स पे काम करने वाले हैं तो हमें स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने स्ट्रिंग को इंक्लूड कर लिया। ठीक, अब उसके बाद मेन के अंदर हमारा सारा काम होने वाला है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str नाम की, जिसके अंदर मैंने लर्न यार्ड स्टोर किया। ठीक, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str नाम की, उसके अंदर लर्न यार्ड स्टोर किया, और फिर हमें किस कैरेक्टर को फाइंड करना है उसे हम ch नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, बराबर। अब उसके बाद मैंने इनिशियली मैंने बोला एक पोजीशन नाम का वेरिएबल आप बनाइए और उसको स्टार्टिंग में आप -1 सेट कर दीजिए, सच दैट कि ए जब हमें मिलेगा तो हम पोजीशन की वैल्यू चेंज करके और ए का जो इंडेक्स होगा उसके बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया जो कि i इज इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन str डॉट लेंथ तक चलेगा। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे str को, यानी कि पूरे की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करेगा फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और हर बार हम i प्लस प्लस करा देंगे। दिस इज द बेसिक आपका फॉर लूप। और अगर str ऑफ i मतलब कि किसी भी इंडेक्स पे हमें कैरेक्टर मिल जाता है, अगर किसी भी इंडेक्स पे हमें कैरेक्टर वाली वैल्यू मिल जाती है, तो उस केस के अंदर हम पोजीशन को उस इंडेक्स के बराबर कर देंगे। तो बेसिकली जो इंडेक्स है उसको हम पोजीशन के बराबर कर देंगे और यहीं पर हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा अपना जो लॉजिक है बेसिकली फाइंड करने का, वो कैरेक्टर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है हमें पोजीशन मिली ना हो, तो उस केस के अंदर अगर हमें पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 है, अगर पोजीशन हमें मिल चुकी है, अगर पोजीशन मिल जाएगी तो मतलब पोजीशन -1 के अलावा कोई वैल्यू होगी। तो अगर पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 है, अगर पोजीशन -1 नहीं है, मतलब हमें कैरेक्टर मिल चुका है, तो उस केस के अंदर हम कर देंगे सी आउट कैरेक्टर और ch, कि भाई कैरेक्टर ch जो है वो हमें कौन से इंडेक्स में मिल चुका है, वो हमें फाउंड हो चुका है, फाउंड एट, यहाँ पे गैप भी दे देते हैं,
फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है, पोजीशन के बराबर। अब एल्स केस के अंदर अगर मान लीजिए हमें ये नहीं मिलता है, तो मतलब एल्स केस के अंदर क्या है, पोजीशन की वैल्यू -1, तो इस केस के अंदर हम बोल देंगे कि भैया कैरेक्टर जो है वो नहीं मिला, तो कैरेक्टर नॉट फाउंड हम प्रिंट करा देंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इस केस के अंदर भैया क्योंकि हमारा लर्न यार्ड में ए जो है वो सेकंड नंबर इंडेक्स पे है, तो हमें वो सेकंड नंबर इंडेक्स पे सक्सेसफुली मिल गया है। लेट सपोज हम सचिन यहाँ पर लिखते, तो सचिन यहाँ पर अगर लिखते तो आपको वो 1 नंबर इंडेक्स पे ही मिल जाता। तो हाँ जी भैया, ये हमें 1 नंबर इंडेक्स पर ही मिल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इस प्रॉब्लम का हिंट ये है कि भैया आपके पास इज अल्फा, इज डिजिट, इज डिजिट और इज स्पेशल करके फंक्शंस आते हैं। ये फंक्शंस आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर अ कैरेक्टर इज अ अल्फाबेट, इज अ डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर। तो यहां पर लॉजिक क्या है कि हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और हर इंडेक्स पर जो कैरेक्टर रखा है उस कैरेक्टर को हम इन तीनों फंक्शंस में पास करेंगे। अगर वो अल्फा फंक्शन हुआ तो एक अल्फा नाम का वेरिएबल, एक काउंटर रख लेंगे जिसकी शुरुआत में वैल्यू 0 होगी और अल्फा को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। दैट मींस कि अल्फाबेट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया कि हाँ जी भैया एक अल्फाबेट मिल गया। फिर अगर अगली पोजीशन पे भी अल्फाबेट होगा, अगला कैरेक्टर भी अल्फाबेट होगा, तो फिर से अल्फाबेट को इंक्रीमेंट कर देंगे भैया अब हमारे पास 2 अल्फाबेट हो गए। ऐसे ही करते करते स्ट्रिंग के एंड में आपके कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हुए ये आपको मिले। इसी तरीके से हमारे पास डिजिट्स भी चेक होंगे, इसी तरीके से हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी चेक होंगे। कोड में देखते हैं भैया, मेरे पास स्ट्रिंग है learnyard@2025 और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने 3 वेरिएबल्स जो है स्टार्ट किए, इनिशियलाइज किए हैं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल। तीनों वेरिएबल्स इनिशियली क्या है, 0 है। तीनों वेरिएबल्स इनिशियली आपके 0 है। दैट मींस अभी इनिशियली हमारे पास अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल तीनों के तीनों 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कैरेक्टर सी, बेसिकली एक फॉर ईच लूप लगाया, ठीक है। और ये रेंज बेस्ड फॉर लूप होगा, ये रेंज बेस्ड फॉर लूप हो गया, ठीक है। इस रेंज बेस्ड फॉर लूप के मैंने पूरे स्ट्रिंग के ऊपर लगाया। अब क्या हुआ कि हर कैरेक्टर क्या होगा आपका सी, ये जो सी आपका है पूरे स्ट्रिंग पर आइटरेट करेगा, हर कैरेक्टर को चेक करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 इफ कंडीशन से पास कराया कि इफ इज अल्फा सी, अगर सी अल्फा हुआ तो आप अल्फाबेट्स को प्लस प्लस कर देना, अगर सी डिजिट हुआ तो आप डिजिट्स को प्लस प्लस कर देना, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता दैट मीन वो स्पेशल कैरेक्टर होगा तो आप स्पेशल कैरेक्टर को प्लस प्लस कर देना। जैसे ही आपका ये कंप्लीट लूप चल के कंप्लीट होता है तो अब आपके पास अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल के कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर अगर 10 अल्फाबेट्स है तो अल्फाबेट्स इज इक्वल टू 10 हो चुका होगा, डिजिट्स आपके 4 है तो आपका डिजिट्स इज इक्वल टू 4 हो गया होगा, स्पेशल 2 है तो स्पेशल आपका 2 हो चुका होगा। लास्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देना है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अल्फा इज डिजिट और जो आपका इज स्पेशल है, इन सभी फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं किसी एक स्ट्रिंग में, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मे बी हमने यहाँ लिखा लर्न यार्ड और 55 ऐसे कुछ करके मैंने डाल दिया, और @#, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग डाल लेते हैं, एक और नाम डाल लेते हैं। तो बेसिकली ये इनफ है मेरे ख्याल से। चलिए, तो यहाँ पर हमने इनफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए हैं। अब मैंने बोला कि इनिशियली आप अल्फाबेट्स कितने हैं वो 0 कर दो, और जो आपके डिजिट्स हैं वो भी आप 0 कर दो कि डिजिट्स भी भैया हमारे पास 0 है। और साथ ही साथ आप जो है स्पेशल कैरेक्टर्स पूरा लिखने के बजाय आप सिर्फ स्पेशल लिख लो, और यहाँ पर स्पेशल भी 0 है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो कि एक रेंज बेस्ड लूप है बेसिकली। अब ये रेंज बेस्ड लूप्स कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है लूप्स वाले वीडियोस में। तो जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियोस एक रेगुलर बेसिस पर नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट C++ बैच की प्लेलिस्ट के लिंक है, जाके चेकआउट जरूर करिएगा। भैया जरूरत से ज्यादा ठंडी लग रही है इसलिए टोपा वोपा पहन के पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर str पर ये कंप्लीट जो आपका कैरेक्टर है ये चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर C है, दिस डिनोट्स टू द एवरी इंडेक्स वैल्यू ऑफ द str। तो str की हर इंडेक्स वैल्यू इज C। तो लूप जब शुरू होगा तो C की वैल्यू क्या होगी, L। फिर जब लूप आगे बढ़ेगा सेकेंड आइट्रेशन पे आएगा तो C की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके ये वैल्यू पे काम करता है।
इंडेक्स पे काम नहीं करता। तो ये सी की सी एक्चुअल जो कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे सी, ना कि उसकी वैल्यूज। तो अगर मैंने बोला कि इफ इज अल्फा, अगर ये जो सी है अगर वो अल्फा होता है तो उस केस के अंदर आप क्या करो, आप अल्फाबेट्स वाला जो आपका वेरिएबल है, अल्फाबेट्स वाला जो आपका काउंटर है उसे प्लस प्लस कर दो। तो अगर पहला अल्फाबेट हमें मिल गया तो प्लस होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप चलता जाता है। तो हर कैरेक्टर को ये जाके विजिट करेगा और बोलेगा भैया आप अल्फाबेट हो क्या? अच्छा अल्फाबेट नहीं हो, चलो आप तो डिजिट तो हो गए। हाँ भैया, अच्छा डिजिट नहीं हो, अच्छा चलो ठीक है स्पेशल कैरेक्टर तो हो गए। तो जो भी आप हो वो हम वेरिएबल प्लस प्लस कर देंगे, तो उसका उसका एक काउंट बढ़ा देंगे। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है। अब एल्सिफ अगर आप इज डिजिट हो, अगर आप एक डिजिट हो तो सी, अगर आप एक डिजिट हो तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट्स उसको हम प्लस प्लस कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर लास्ट एल्स केस के अंदर भैया अगर आप डिजिट और अल्फा दोनों नहीं हो तो उस केस के अंदर आप डेफिनेटली स्पेशल होगे, तो स्पेशल कैरेक्टर को भी हम सी प्लस प्लस करा देंगे एल्स केस के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट लॉजिक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ तक फॉर लूप चला लिया है, मतलब पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया है और अल्फाबेट्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने निकाल लिए। अब सबको हम प्रिंट भी करा देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स कितने हैं, अल्फाबेट्स के बराबर। ठीक है, तो अल्फाबेट्स के बराबर अल्फाबेट है। अब मैंने लिखा सी आउट और देन इसके बाद मैंने बोला कि डिजिट्स कितने हैं, तो ये डिजिट्स हैं डिजिट्स के बराबर। ठीक है, तो डिजिट्स के बराबर आपके डिजिट है। अब एंडल कर देते हैं यहाँ पे एंडल। ठीक है, और सी आउट करा देंगे। अब यहाँ पर हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी सी आउट कराएंगे। तो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेशल के बराबर, और यहाँ हम एंडल लगा देते हैं। तो या दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ क्या प्रॉब्लम आया है, एक्सपेक्टेड सो एंड सो बिफोर दिस थिंग। अच्छा यहाँ मैंने एल्स इफ नहीं लगाया है, तो दिस इज एल्स इफ। रन करिए। ओके, एल्स इफ के बीच में गैप होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स में क्या चीज़ समझ में नहीं आती। एंड उसने हमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों ही आउटपुट में दे दिए हैं। तो यहाँ हमारे टोटल 15 अल्फाबेट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं और 3 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो ये 3 स्पेशल कैरेक्टर्स तो यहीं पे दिख रहे हैं। हाँ जी भैया, तो ये कोड हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। चलिए भैया, आई होप ये कोड भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है भैया काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी रहेगी उसमें कितने वर्ड्स हैं ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ड्स हैं। भैया वर्ड्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, समझना बात को। आप क्या करो, आप स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से शुरू करो। आप स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो बराबर। मैंने अब मूव करते जा रहे हैं, आगे मूव करते जा रहे हैं। मैं आगे मूव करता गया। जैसे ही मुझे एक व्हाइट स्पेस दिखा मैं रुक गया। जैसे ही मुझे एक व्हाइट स्पेस दिखा मुझे रुक गया। भैया व्हाइट स्पेस मिला मतलब पीछे ये जो कैरेक्टर था ये आपका एक वर्ड था, तो मैंने वर्ड का काउंट बढ़ा दिया। तो वर्ड का काउंट कितना हो गया, 1। एक वर्ड हमें मिल गया। फिर अब ये व्हाइट स्पेस के आगे बढ़ते हैं। व्हाइट स्पेस में चलते गए। फिर से जब नेक्स्ट व्हाइट स्पेस मिला, दैट मींस भैया व्हाइट स्पेस आ गया है ना, दैट मींस भैया ये जो पीछे वाला जो पूरा कैरेक्टर्स का सेट था ये आपका वर्ड नंबर 2 है। तो भैया काउंट हमने बढ़ा दिया 2। अब व्हाइट स्पेस के आगे फिर से चेक करेंगे, कैरेक्टर व्हाइट स्पेस। भैया व्हाइट स्पेस आया ना मतलब पीछे एक वर्ड पास हुआ है, तो काउंट की वैल्यू अब बढ़ा करके कर दो 3। फिर आगे बढ़े कैरेक्टर भैया व्हाइट स्पेस मिल गया मतलब पीछे वाला एक वर्ड था, तो वर्ड का काउंट बढ़ा दिया 4। भैया अब अगर इसके आगे आप बढ़ोगे तो आपको व्हाइट स्पेस मिलेगा। दैट मींस कि अगर आप एंड पे पहुंच गए हो तो इसकी पहचान कैसे होगी एंड पे, भैया अगर आगे भी कोई वर्ड होगा तो सिंगल व्हाइट स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल व्हाइट स्पेस मिल रहे हैं या फिर भैया अभी आप जहां पे खड़े हो वो तो एक व्हाइट स्पेस है, उसके आगे वाला भी अगर व्हाइट स्पेस है, दैट मींस आप एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच चुके हो। तो ये एक मैंने बेसिक लॉजिक आपको समझाया। अब ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक। इस स्ट्रिंग पे मैं पूरा एक लूप चलाऊंगा जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आइटरेट करेगा, ठीक। अब मैंने कहा कि भैया आप एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाओ जिसको आप शुरू में 1 रखो, ठीक है। तो अभी 1 आप मान के चल रहे हो कि भैया आपका एक वर्ड है इस स्ट्रिंग के अंदर। अब आपने क्या किया, आपने एक लूप लगाया जो कि स्ट्रिंग के 0 नंबर इंडेक्स से चल के और str लेफ्ट तक जा रहा है, मतलब लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। और हर बार आप क्या कर रहे हो कि इफ str ऑफ i
और स्पेस, अगर आपको आई इंडेक्स मतलब आपका काउंट जो आपका आई है वो ऐसे इंडेक्स पे पहुंच चुका है जहां पर एक व्हाइट स्पेस है, तो आप काउंट को बढ़ा देना। दैट मींस उसके पीछे वर्ड एक निकल करके गया है। तो ये एक लॉजिक है। तो ऐसे करके हम काउंट को बढ़ाते जाते हैं। अब यहां पर ऐसा भी होना चाहिए कि आपका आई जो है वो तो व्हाइट स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल भैया। तो आई इज इक्वल टू व्हाइट स्पेस होना चाहिए, सॉरी आई इज इक्वल टू आपका व्हाइट स्पेस होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो आई प्लस वन वाला इंडेक्स है, जो आई प्लस वन वाला जो इंडेक्स है वो व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। दैट मींस एक सिंगल व्हाइट स्पेस होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू कुछ कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर यहां पर भी व्हाइट स्पेस है दैट मींस आप एंड पर पहुंच चुके हैं। तो इसका लॉजिक क्या है कि भैया एक ही व्हाइट स्पेस होना चाहिए, नेक्स्ट वाला आई प्लस वन वाला जो आपका इंडेक्स है वो व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमने लगाई है, इनके बीच में एंड लगाया है कि दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो आप काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी काउंट की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे। चलिए इस पर्टिकुलर चीज को हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो निकाल के देखने वाले हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग लगाई, एक मैंने स्ट्रिंग जो है लिखी और स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने बोला कि करेंटली वी आर स्टडिंग लर्नयार्ड अमेजिंग या अल्टीमेट अल्ट्रा प्रो मैक्स। ओके, अल्ट्रा प्रो मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स C++ बैच, तो ये हम पढ़ रहे हैं अभी करेंटली, ठीक है। तो लर्नयार्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स C++ बैच, इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इनिशियली मैंने काउंट को कर दिया है 1 कि भैया काउंट को कर दिया हमने 1, ठीक है। तो इनिशियली काउंट की वैल्यू कितनी है 1 है। अब समझना, मैंने यहाँ एक फॉर लूप लगाया जिसको मैंने इंट आई से शुरू करके i इक्वल टू 0 से शुरू करके और इसको पूरे स्ट्रिंग पर हम चलाएंगे। तो str.length फंक्शन को यूज करके पूरे स्ट्रिंग की क्या लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको पूरी स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स करवाएंगे और हर बार हम i को प्लस प्लस करवाएंगे। अब नेक्स्ट केस के अंदर मैंने कहा stri अगर इक्वल एम्प्टी हो एंड उसका नेक्स्ट बेसिकली i प्लस 1 एम्प्टी ना हो। अब इसका लॉजिक समझना कि भैया अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ सिंगल गैप है, बराबर। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ क्या सिंगल गैप है। तो अगर सिंगल गैप है और सिंगल गैप के बाद वाला, जैसे ये एक कैरेक्टर ही तो है, इस कैरेक्टर के बाद वाला कैरेक्टर अगर गैप ना हो, उसी केस के अंदर आप जो है काउंट को प्लस प्लस करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये सिंगल गैप है तो बढ़िया है, लेकिन अगर सिंगल गैप नहीं है उसके बाद i+1 वाला कैरेक्टर भी आपका एक स्पेस है, तो उसके अंदर मतलब क्या कि आपका जो आपका स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुका है, तभी तो आपको इतने सारे स्पेसेस मिल रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या होना चाहिए कि एक गैप तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन i+1 आपको गैप नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स हमने एक सिंगल गैप पे है और हमने एक वर्ड को जस्ट अभी क्रॉस किया है, तो आप काउंट की वैल्यू आप प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और बेसिकली हम सी आउट करा के देख लेते हैं कि टोटल हमें वर्ड्स कितने मिले, टोटल वर्ड्स आपको कितने मिले, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिखा काउंट। ओके, काउंट को हम स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं और यहाँ पे लगा दिया एंडल। रन करके देखते हैं। ओके, टोटल वर्ड्स आर 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वर्ड्स हमें मिल चुके हैं डेफिनेटली। चलिए भैया, यहां से हमने नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकालते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर वो देख लिया। अब काउंट नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। मैं चाहता हूं कि मेरी एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये हमारी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें p कितनी बार आया, r कितनी बार आया, o कितनी बार आया, g कितनी बार आया, r कितनी बार आया, a कितनी बार आया, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसका लॉजिक क्या है भैया, इसका लॉजिक कुछ आस्काई वैल्यू से रिलेटेड है। मुझे पता है आस्काई वैल्यूज कैसी होती हैं, मुझे पता है कि भैया आस्काई वैल्यूज कैसी होती हैं। समझना बात को, आस्काई वैल्यूज का मतलब क्या है कि हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ आस्काई वैल्यू एसोसिएटेड होती है। और टोटल हमारे पास कितने आस्काई वैल्यूज होते हैं, टोटल हमारे पास 0 से 256 आस्काई वैल्यूज होते हैं। दैट मींस देयर आर टोटल ऑफ 256 कैरेक्टर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं 256 अल्फाबेट्स या डिजिट्स, देयर आर टोटल अ सेट ऑफ 256 कैरेक्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्रीक्वेंसी नाम की एरे बनाऊंगा, ठीक। और ये फ्रीक्वेंसी नाम की एरे का साइज होगा 256। मतलब कि ये एक एरे बनेगी कुछ ऐसी
जिसका इंडेक्स 0 से शुरू होकर और 255 तक जाएगा। अच्छा, ये 256 नहीं, आई गेस 255 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। इतने सेट ऑफ आपके कैरेक्टर्स हैं आस्काई वैल्यूज के अंदर, ठीक है। अब मैंने एक एरे बनाई जो कि फ्रीक्वेंसी नाम की, टोटल 256 इसमें ब्लॉक्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अब समझना बात को, बीच में कोई ब्लॉक 56 भी आएगा। मान लीजिए 56 जो है वो हमारे ए की आस्काई वैल्यू है। मान लीजिए, मुझे अभी एक्यूरेटली याद नहीं आ रहा, लेकिन मान लीजिए कि 56 जो है आपका ए का आस्काई वैल्यू है। अभी आस्काई का मैंने चक्कर समझाया था भैया, आस्काई क्या होता है, तो ठीक है, अभी प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये 56 मान लीजिए आपका आस्काई वैल्यू ए है। अब ये 56 इंडेक्स पर मैं ये स्टोर करूंगा कि 56 मतलब ए बेसिकली कितनी बार आया। तो अगर ए एक बार आया होगा तो मैं कह दूंगा कि भैया आपका फ्रीक्वेंसी का जो 56 इंडेक्स है ना भैया, उसके अंदर आप 1 स्टोर कर दो, स्टोर कर दो। या फिर इसको हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं कि अभी इनिशियली मैंने सबको 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया और फिर मैंने इसको प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया। तो इनिशियली वो 0 होगा। अगर मुझे एक ए मिला है तो इसकी वैल्यू बढ़ा के मैंने 1 कर दी। अगर मुझे दूसरा एक और ए मिल जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ा करके 2 कर देना। तो ऐसे करके, ये तो मैंने ए की बात करी, ऐसे ही पी का भी जो आस्काई वैल्यू होगा उस इंडेक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। और लास्ट में मैं कह दूंगा कि कैरेक्टर ऑफ दैट इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स का अगर हम कैरेक्टर बनाएं तो ये क्या निकलेगा? ए। तो ए इज इक्वल टू इंडेक्स की वैल्यू, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी 56 की वैल्यू कितनी होगी? 1। दैट मींस ए इज इक्वल टू 1। दैट मींस ए मेरा एक बार अकर हुआ, ए मेरा एक बार आया। अगर ए 2 बार आया होगा तो यहां पर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2, और 2 यहां पर हम प्रिंट कर देंगे। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? अगर ये लॉजिक समझने में थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो ये पिछले जो 5 मिनट में समझाए इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका पूरा लगने वाला है। हम एक फ्रीक्वेंसी नाम की एरे के ऊपर काम करने वाले हैं। तो समझना, मेरा स्ट्रिंग है, बिल्कुल मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली और उसके अंदर सभी वैल्यूज को, सभी इंडेक्स की वैल्यूज को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया? मैंने एक फॉर लूप चलाया और मैंने फॉर लूप के हर कैरेक्टर को, बेसिकली फॉर लूप के कैरेक्टर को पूरी स्ट्रिंग पे अप्लाई किया। अब मैंने बोला कि अगर जो कैरेक्टर सी है, जैसे वो कैरेक्टर सी पी पे आया, बिल्कुल, तो अब आपको क्या करना है कि कैरेक्टर सी जो है, सी की वैल्यू क्या है अभी? पी, बिल्कुल। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, मतलब यहां पर इंडेक्स की तरह सी को यूज किया जा रहा है। सी की आस्काई वैल्यू कैरेक्टर सी, यानी कि कैरेक्टर सी अभी ये एक आइटरेटर है, ठीक है। अभी यहां पर सी की वैल्यू क्या हो गई है? पी। तो यहां पर मैं कहूंगा कि पी का इंडेक्स मान लो भैया हो गया 54। मान लो पी का इंडेक्स है 54। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 54 इंडेक्स को आप प्लस प्लस कर दो। दैट मींस उसकी वैल्यू 0 से 1 कर दो। क्या किया इसने? बोला कि भैया पी की वैल्यू बढ़ा के 1 कर दो। भैया एक पी मिल गया है ना। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी एरे काम कर रही है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे है उसके अंदर जो भी हमें यहां पर कैरेक्टर्स मिले होंगे, उन कैरेक्टर्स के इंडेक्सेस की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी होगी। अगर वो एक बार आया है कोई कैरेक्टर तो 1 हो चुकी होगी, 2 बार आया है तो 2 हो चुकी होगी, ठीक। चलिए लास्ट में हम कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज को प्रिंट कराएंगे और हम एक लूप चलाएंगे जो कि इस पूरी एरे पे आइटरेट करेगा। अगर किसी इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर किसी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, तो आपको उस इंडेक्स का कैरेक्टर, मतलब आई है ना, मान लीजिए 54 है, तो 54 का कैरेक्टर कितना हुआ? मान लीजिए भैया, मान लीजिए ना, मानने में क्या जा रहा है, पी है, ठीक है। मान लीजिए उसका आस्काई पी है। अब आपको क्या करना है? पी की फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। पी हमारा एक बार आया तो ये आपको पी इज इक्वल टू ए ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक। तो भैया ये कोर लॉजिक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ऐसे ही प्रॉब्लम्स ऐसे ही घुमा घुमा के आपको चीजें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। अकरेंस निकालना है किसी एक सिंगल कैरेक्टर के या ईच कैरेक्टर के, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कितनी बार अकर कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नाम की एरे बनाएंगे। चले करके देख लेते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैंने मान लीजिए लर्न यार्ड नाम की एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। लर्न यार्ड नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और मैंने एक फ्रीक्वेंसी नाम की एरे बनाई जिसके अंदर, जिसका साइज मैंने 256 रखा। अब इसका 256 साइज क्यों रखा? और इनिशियली हर एलिमेंट का हम 0 कर देंगे। तो इसमें मान के हम ये चल रहे हैं कि जैसे 0 से 255 तक अपनी एक कंप्लीट एरे होगी। तो हर इंडेक्स कैसे चलेगी? 0 1 2 3 4 5।
टिल 255। अब ये क्या है, ये आस्काई वैल्यूज है, 255 तक आपकी आस्काई वैल्यूज है टोटल। इसके अंदर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझना कि इनिशियली हर कैरेक्टर की वैल्यू मैंने 0 कर दी है। अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर मिल जाता है तो उसकी वैल्यू बस मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये हमारा कोर लॉजिक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आप कैरेक्टर सी को पूरे str के ऊपर लगाइए, बेसिकली एक रेंज बेस्ड फॉर लूप लगाइए, और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, मतलब कि सी जो कैरेक्टर है, जैसे ई है, ठीक है, अब ई की आस्काई वैल्यू कुछ होगी, मान लीजिए अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रही, मान लीजिए उसकी आस्काई वैल्यू 58 या 59 है, जो भी, ठीक है, ई की कुछ आस्काई वैल्यू होगी। तो आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर इस वैल्यू पर, इस इंडेक्स पर बेसिकली सी का सॉरी एक सेकंड, सी तो इसमें है ही नहीं, अच्छा सी कैरेक्टर सी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक यहाँ ई की बात हो रही है, ठीक है, तो ई फ्रीक्वेंसी ऑफ ई यहाँ पर एज एन इंटीजर जाएगा, इंटीजर क्या 58, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 58, तो फ्रीक्वेंसी के 58 इंडेक्स पर आप प्लस प्लस कर दो, फ्रीक्वेंसी के 58 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे आप प्लस प्लस कर दो, दैट मीन 0 से उसे इंक्रीमेंट करके 1 कर दो। मतलब कि जो ई वाला आपका ब्लॉक होगा फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, उसके अंदर अब 1 आ चुका होगा। तो लास्ट में हम सारे ब्लॉक्स को एक बार चेक कर लेंगे, एक लूप लगाएंगे, सारे ब्लॉक्स को चेक करेंगे, जिन ब्लॉक्स में 0 के अलावा कोई वैल्यू है उसे हम आउटपुट में दिखा देंगे और बोल देंगे कि लो जी भैया यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारी कहानी है टोटल। अब यहाँ पर हम सी आउट कराएंगे कि भैया कितने कितने हमें फ्रीक्वेंसी मिली। तो यहाँ हम कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट में ले लेंगे, फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पर एक एंगल करा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया और इस फॉर लूप में मैंने बोला कि भैया इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से आप शुरू करिए और i लेस देन 256 तक चलाइए। दैट मीन्स कि भैया हम कंप्लीट पूरी फ्रीक्वेंसी एरे को ही ट्रैवर्स करने वाले हैं। और मैंने बोला कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसके ith इंडेक्स पे कोई वैल्यू हुई जो कि अदर देन 0 है, मतलब बेसिकली अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, आप कैरेक्टर बेसिकली जो आई इंडेक्स है, आप जैसे 58 नंबर इंडेक्स है, 58 नंबर इंडेक्स का को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करूं तो 58 आस्काई वैल्यू क्या बनेगी कैरेक्टर में, मान लीजिए ई बनती है, तो आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, मतलब उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी वो भी हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि पहले तो आप आई को कैरेक्टर में कन्वर्ट करो और वो हमें दिखाओ, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी पे, उस इंडेक्स पॉइंट पे, उस आस्काई वैल्यू पे क्या फ्रीक्वेंसी का डेटा है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी आई उसकी, वो भी हमें बताओ। तो ये थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन इट्स नॉट टफ, एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फ्रीक्वेंसी समझ में आई। अब यहाँ पर सभी एलिमेंट्स जो लर्नियार्ड के अंदर है सबकी फ्रीक्वेंसी आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ ए 2 बार आया है, डी एक बार आया है, ई एक बार आया है, एल एक बार आया है, एन एक बार आया है, और आर 2 बार आया है, वाई एक बार आया है। तो इस तरीके से हमें कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। क्या ये चीज हमें समझ में आई? बिल्कुल भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। और इस तरीके से इंडिविजुअल कितने आपके कैरेक्टर्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हुए, ये हम निकाल सकते हैं इन अ स्ट्रिंग। मुझे तो लग रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनने वाली है भाई, बहुत ज्यादा ये वीडियो लंबी बनने वाली है। अब नेक्स्ट कितने प्रॉब्लम्स बचे हैं भैया? 4 प्रॉब्लम्स और बचे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर मैं कहता हूं कि चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है भैया? मैंने कहा मैडम एक स्ट्रिंग है, अगर मैं मैडम को रिवर्स कर दूं, अगर मैं मैडम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं तो यहां ये एम आ गया, ये ए आ गया, ये यहाँ पे डी आ गया, ये ए यहाँ आ गया और ये एम यहाँ आ गया। भैया रिवर्स करने पर, एक सेकंड, ये डी है, अगर मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूं तो भी स्ट्रिंग सेम ही रहती है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। तो इस स्ट्रिंग को हम कहेंगे दिस इज अ पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं भैया? दिस इज अ पैलिंड्रोम। तो इस केस के अंदर आप पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं? भैया मैंने कहा मुझे ये तो पता है कि एरे को हम रिवर्स कैसे करते हैं, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी एरे की प्रैक्टिस के टाइम पे। तो जब हम एरे को रिवर्स करते थे तो वहां में हम क्या करते थे कि एक स्टार्ट यहां से शुरू करते थे, स्टार्ट इंडेक्स को हम यहां से शुरू करते थे और एक एंड यहां से हम शुरू करते थे। अब हम करते क्या थे कि स्टार्ट और एंड को स्वैप कर देते थे। क्या कर देते थे? स्टार्ट और एंड को स्वैप कर देते थे। तो स्टार्ट की वैल्यू यहां आ गई, एंड की वैल्यू यहां आ गई, बराबर। फिर हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देते थे और एंड को पीछे कर देते थे। फिर हम इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करते थे, तो ये वाली वैल्यू यहां आ जाए, ये वाली वैल्यू यहां आ जाए। फिर आप स्टार्ट को आगे बढ़ाते थे, एंड को पीछे कर देते थे, तो ये वाली वैल्यू अब आपकी उल्टा पुल्टा हो जाए। तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज आगे
आगे आ जाती हैं और ये सारी वैल्यूज पीछे चली जाती हैं। दैट मींस पूरी स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर चुके हैं, पूरी एरे को हम रिवर्स कर चुके हैं। तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंटर की मदद से हम किसी भी एरे को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने एरेज का लॉजिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई होप ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक झलक दे दी कि हाँ कैसे ये काम कर रहा है। अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं कि जो इज पैलिंड्रोम फंक्शन है, पहला तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप रहेगा, क्योंकि इज पैलिंड्रोम फंक्शन है वो आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है या नहीं, वो चेक करके आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसके अंदर आपने स्ट्रिंग पास करी, ठीक है। अब आपने स्टार्ट 0 पे लगाया और एंड आपने स्ट्रिंग लेंथ -1, स्ट्रिंग लेंथ -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे लगाया, बराबर। अब आपने क्या किया कि व्हाइल स्टार्ट लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड है, क्योंकि स्टार्ट आगे बढ़ रहा है एंड पीछे आ रहा है, तो एक टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो उस पॉइंट से पहले मतलब स्टार्ट और एंड जब ऐसे ऐसे रहे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो तब तक ही आपको लूप चलाना है। अगर क्रॉस कर जाए तो आपको लूप एंड कर देना है। सबसे पहले आप समझना कि अगर स्टार्ट और एंड पे जो वैल्यू रखी है अगर वो सेम नहीं होती है तो हाँ जी भैया फॉल्स रिटर्न कर देना कि ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे समझना, मैंने स्टार्ट यहां से शुरू किया, क्या स्टार्ट और एंड सेम है? बिल्कुल भैया। स्टार्ट को इंक्रीमेंट किया, एंड को डिक्रीमेंट किया, क्या स्टार्ट और एंड सेम है? बिल्कुल भैया। स्टार्ट को इंक्रीमेंट किया, एंड को डिक्रीमेंट किया, क्या स्टार्ट और एंड सेम है? हाँ जी भैया। तो हर पॉइंट पर स्टार्ट और एंड की वैल्यू सेम होगी। अगर वो सेम नहीं होती, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दैट मींस पैलिंड्रोम नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देना। समझ रहे हो बात को? तो भैया ये आपका लॉजिक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टार्ट को बढ़ाते जाओ, एंड को पीछे करते जाओ, एंड को हटाते जाओ, ठीक। और लास्ट में अगर यहां पर रिटर्न फॉल्स नहीं होता है तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा और आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर भैया ये पैलिंड्रोम नहीं होगी तो यहीं से आपका खेल खत्म, यहीं से आपको फॉल्स मिल जाएगा कि हाँ भैया पैलिंड्रोम नहीं है। अगर पैलिंड्रोम होगा तो आपका जो लूप है वो यहां तक चलेगा और फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, और नेक्स्ट लाइन में ट्रू रखा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं सिंपली इज पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग पास करूंगा, और यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया है, शॉर्ट हैंड इफ ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया और अगर ये हमें ट्रू रिटर्न करता है तो ये वाला आप पैलिंड्रोम प्रिंट करा देना, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करा देना। तो ये बेसिक लॉजिक है ऑफ फाइंडिंग पैलिंड्रोम्स इन अ स्ट्रिंग। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। हम ये चेक करने वाले हैं कि वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब आपको पता है भैया, पैलिंड्रोम का मतलब है कि जैसे मैडम है, मैडम को आप उल्टा भी कर दो तब भी वो मैडम ही रहेगा। तो कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम रिवर्स भी कर दे तब भी वो सेम ही रहे तो उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो इस केस के अंदर हम एक स्ट्रिंग ऐसी बना लेंगे str मेरी मैडम का एग्जांपल ही लेते हैं, या मैडम हो गया या और क्या उसका हो सकता है। अभी मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे मैडम ही याद आ रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैं पढ़ा के उठा बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैडम को ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने बोला कि हम एक इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो कि बूलियन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ रिटर्न करेंगे ना वो पैलिंड्रोम फंक्शन के अंदर हम str को पास करेंगे, और अगर str पैलिंड्रोम होगा तो वो हमें येस रिटर्न करेगा, मतलब 1 या ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर नहीं होगा पैलिंड्रोम तो वो हमें 0 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हमें बूलियन टाइप का एक फंक्शन बनाना है पैलिंड्रोम, ठीक है। इस पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। अब ये प्लेनड्रोम नहीं भैया, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है इनपुट में लेने वाले हैं, स्ट्रिंग str, ठीक है। एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट में लेंगे। अब मैंने बोला स्टार्ट इज इक्वल टू 0 है और एंड इज इक्वल टू लेंथ -1 है। तो बेसिकली इस पूरी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे। तो इसकी लेंथ हम डॉट लेंथ फंक्शन से निकाल लेते हैं, ठीक है। डॉट लेंथ फंक्शन से इसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं। मैंने बोला वाइल स्टार्ट लेस देन एंड। अब ये रिवर्स कैसे करते हैं, ये चीज शायद मैंने आपको एरे की प्रैक्टिस वीडियो में भी समझाई थी कि कोई भी अगर आपकी एरे है तो उसको रिवर्स कैसे किया जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर मैंने बोला वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, अगर इफ str का जो स्टार्ट है, str का स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड, अगर किसी भी पॉइंट पर str का जो स्टार्ट रहता है वो एंड के बराबर नहीं रहता है, दैट मींस कि भैया स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अगर स्टार्ट ये यहाँ m पर है तो एंड यहाँ पर होगा, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होती है तो पहले ही पता चलेगा कि भैया पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे, m और m दोनों सेम होंगे, तब तो इनको रिवर्स करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर स्टार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एंड को पीछे कर रहे हैं, तो अब ये दोनों वैल्यू भी सेम है, बिल्कुल भैया। अब इनको रिवर्स भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको सेम वैल्यू नहीं मिलती है दैट मींस आपको रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक। क्योंकि भैया सेम वैल्यू नहीं है, दैट मींस यहाँ पर जो हमारा पैलिंड्रोम है वो ये जो स्ट्रिंग है हमारी वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब इसके बाद हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और एंड को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है।
लास्ट में हमारा जब वाइल लूप खत्म हो जाता है, अगर वाइल लूप के बीच में हमें समझ में आ गया, अगर प्रोग्राम को समझ में आ गया कि भैया ये पैलिंड्रोम नहीं है, अगर हमें कोई ऐसे वैल्यू मिल गई जो इक्वल नहीं है तो यहीं से फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस केस के अंदर भैया हम कह देंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोम है और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इस केस के अंदर अब हम सी आउट करा लेते हैं, सी आउट करा लेते हैं इज पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम फंक्शन के अंदर हम str को पास कर देते हैं, और अगर ये जो str है ये मतलब यहाँ हमने बेसिकली शॉर्ट हैंड इफ ऑपरेटर लगाया है, शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन लगाई है, टर्नरी ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब हमें ट्रू रिटर्न करके मिलता है, तो हम बोल देंगे कि या भैया दिस इज अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोल देंगे कि भैया दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, यही चीज हमें समझ में आई, एलिंड्रोम नहीं भैया, पैलिंड्रोम। ठीक, चलिए और इसको हम क्लोज भी कर दें। हाँ जी भैया, इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रैकेट में हम चीजें सम अप कर देते हैं, है ना। लास्ट में यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। रन करके देखते हैं। तो हाँ जी भैया, जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है, ये हमें आउटपुट में मिल चुका है। अगर 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 मैं यहाँ अपना नाम प्रिंट करूँ, अगर मैं यहाँ अपना नाम प्रिंट करूँ तो उस केस के अंदर ये हमें बोल देगा कि भैया इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब पैलिंड्रोम्स तो हमें समझ में आ गया, नेक्स्ट आर एनाग्राम्स। तो भैया आप अब ये एनाग्राम्स क्या होता है भैया, पैलिंड्रोम तो समझ में आ गया, ये एनाग्राम क्या होता है। तो 4 ग्राम एना देना, भैया बहुत है गंदा जोक मारते हो, कभी जिंदगी में स्टैंड अप कॉमेडी मत ट्राई कर देना। ठीक है, तो यहाँ 4 ग्राम एना जो है हमें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं ये एनाग्राम होता क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा लिसन, मैंने यहाँ लिखा लिसन और मैंने लिखा यहाँ साइलेंट। अगर आप गौर से देखोगे तो लिसन और साइलेंट दोनों सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं लिसन की तो उसके अंदर एल है, आई है, एस है, एल है, ई है, एन है, टी, मतलब लिसन, हाँ ये लिसन हुआ। ठीक है, तो ये लिसन हुआ। अगर मैं बात करूं साइलेंट तो एस क्या साइलेंट में है, हाँ जी भैया है। आई क्या साइलेंट में है, हाँ जी भैया है। एल क्या साइलेंट में है, हाँ जी भैया एल है। ई क्या है साइलेंट में, हाँ ई भी है। एन है क्या साइलेंट में, हाँ एन भी है। और अच्छा लिसन, टी है क्या साइलेंट में, हाँ भैया टी भी है। दैट मींस जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिसन के अंदर यूज हुए हैं वही सेट ऑफ कैरेक्टर्स साइलेंट के अंदर यूज हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि दीज बोथ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। एनाग्राम्स का मतलब दोनों स्ट्रिंग्स सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके बनाई गई हैं। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास 2 स्ट्रिंग्स रहेंगी, 2 स्ट्रिंग्स हम इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स है या फिर नहीं। अब आई होप इसको आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें कुछ सॉर्टिंग का हिसाब किताब लगेगा। आपको दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है, चलो बता ही देते हैं। अभी तक आई होप आप इस चीज को खुद से ट्राई कर चुके होंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दूं तो सॉर्ट करने का मतलब क्या है, जो छोटे कैरेक्टर्स होंगे वो आगे आ जाएंगे। जैसे लिसन है तो लिसन में मान लीजिए आई छोटा है, ई छोटा है, फिर आपका एल आता है, फिर आपका एस आता है, फिर टी आता है, और बीच में कहीं एल एम एन ओ पी, तो एन भी आ जाता है। तो ये सॉर्टेड मैनर में आ गए। अगर मैं साइलेंट को सॉर्ट कर दूंगा ना तो साइलेंट भी इसी फैशन में आ जाएगा, इसी फैशन में आ जाएगा। और अगर ये दोनों सॉर्टेड जो स्ट्रिंग्स हैं अगर ये दोनों सेम हो जाती हैं दैट मींस ये एनाग्राम था, मतलब सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके बना है। तो यही बेसिक लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट करेंगे एनाग्राम फंक्शन के अंदर, ये भी आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सबसे पहले भैया दोनों अगर एनाग्राम से तो दोनों की लेंथ तो एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि भैया सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को बनाए गए हैं अगर मिलके, तो दोनों की लेंथ तो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम ही यही करेंगे। अगर S1 की लेंथ मतलब स्ट्रिंग 1 की लेंथ और S2 की लेंथ अगर दोनों बराबर नहीं होती है तो यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो कि भैया ना ये एनाग्राम नहीं हो सकते, एनाग्राम ग्राम भर है ना, ये नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहां से रिटर्न नहीं होता है, तो नेक्स्ट लाइन पे आओ। नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने, सबसे पहले S1 को सॉर्ट किया। यहां पर हमारे पास प्री बिल्ड सॉर्ट फंक्शन होता है। ये सॉर्ट फंक्शन आपको एल्गोरिदम हेडर फाइल से मिलता है। तो हम कोड जब करेंगे तो ये चीजें मैं आपको बता दूंगा ऑलरेडी। तो सॉर्ट फंक्शन के अंदर हमने s1.begin से सॉर्ट लगाया s1.end तक। तो भैया ये जो आपकी पहली स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग के बिगिन मतलब बिगिनिंग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सॉर्ट करना है। दैट मींस हम इस पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हम S2 स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होती हैं, अगर दोनों इक्वल होती हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। और ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब ट्रू आप इस फंक्शन में रिटर्न कर दो। दैट मींस यहां पे आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर ये दोनों फॉल्स नहीं होते हैं, सॉरी इक्वल नहीं होते हैं, तो आपको फॉल्स रिटर्न करके मिलेगा। तो ये फॉल्स आपका इस फंक्शन को मिल जाएगा।
और यहां पर सेम चीज है, इस एनाग्राम में हमने 2 स्ट्रिंग्स पास की हैं। अगर ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो नॉट एग्राम चलेगा, अगर आपका ट्रू हो जाता है तो एनाग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये इसका कोर लॉजिक है। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पास और कोई ग्राम भर एना 2 स्ट्रिंग्स हैं क्या? जैसे यहाँ पर मेरे पास तो है एक लिसन एक साइलेंट, तो ऐसे एनाग्राम्स और भी हैं क्या कुछ आपके पास? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये फाइंड आउट करना है कि वेदर अ स्ट्रिंग इज एन एनाग्राम और नॉट। तो बेसिकली एनाग्राम का मतलब क्या है कि सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स से मिलकर अगर 2 स्ट्रिंग बनी है तो उसे हम एनाग्राम बोलते हैं। तो एनाग्राम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एनाग्राम नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट मिलेंगे, एक आपकी S1 हो गई और एक आपकी S2 हो गई। 2 स्ट्रिंग्स हमने इनपुट मिली। अब मैंने बोला इफ S1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, तो इस केस के अंदर आप रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। तो इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि भैया अगर दोनों की लेंथ ही सेम नहीं होगी तो इसका मतलब भैया दोनों एनाग्राम्स नहीं है। तो ये हम पहले ही यहाँ पर एक कंडीशन लगा के निकाल दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट फंक्शन की मदद से हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग कहाँ से शुरू करनी, बिगिनिंग और एंड तक लेकर के जानी है। ठीक, ये हमने S1 को सॉर्ट कर लिया और फिर हम S2 को भी इसी तरह सॉर्ट कर लेंगे। S2 डॉट बिगिन फंक्शन का यूज कर रहे हैं और S2 डॉट एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर लिया। अब भैया सॉर्ट में कैरेक्टर्स अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अलाइन हो गए। अब दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके देख लो कि भैया अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, S1 इक्वल टू S2, तो इस केस के अंदर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक है इस एनाग्राम का। अब इंट मेन के अंदर हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, क्या स्ट्रिंग थी हमारी, लिसन। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू लिसन और S2 इज इक्वल टू साइलेंट। तो दोनों अपनी एनाग्राम्स है या फिर नहीं, ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सी आउट करा लेंगे। यहाँ पर इस एनाग्राम के अंदर हम S1 और S2 दोनों को पास करेंगे। S1 और S2 दोनों को पास करने के बाद हम बोलेंगे कि भैया अगर ये ट्रू है तो आप एनाग्राम प्रिंट कर देना, और अगर ये ट्रू नहीं है तो नॉट एनाग्राम प्रिंट कर देना। ठीक है, नॉट एनाग्राम प्रिंट आप कर देना। तो इस केस के अंदर ये कोड आपका सक्सेसफुली चलेगा। चले ओके, यहाँ पर सॉर्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब ये जो सॉर्ट फंक्शन है, ये सॉर्ट फंक्शन एल्गोरिथम हेडर फाइल का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें एल्गोरिथम हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, एल्गोरिथम हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये अच्छे से रन करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी भैया, तो ये जो आपका लिसन और साइलेंट है, दीज आर एनाग्राम्स की स्पेलिंग मैंने शायद यहाँ पे कर ली है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर एनाग्राम्स। चलिए भैया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग कहां पे है और उसको रिप्लेस करना है। समझना बात को। मेरे पास स्ट्रिंग है लर्न C++ एट लर्नयार्ड। ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग है लर्न C++ एट लर्नयार्ड। अब मैंने कहा कि जहां जहां भी लर्न है उस लर्न को आप ढूंढो और लर्न की जगह पे आप मास्टर कर दो। दैट मींस आफ्टर रिप्लेसमेंट आपके पास जो स्ट्रिंग बच जानी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर C++ एट मास्टर यार्ड। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग बचनी चाहिए। तो इसका आपको क्वेश्चन समझ में आया कि भैया क्या है, आपको एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को पूरी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना है और जहां भी वो मिले उसे आपको किसी दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है। ठीक, चलिए, तो मैंने यहां क्या किया, मैंने बोला कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है लर्न C++ एट लर्नयार्ड। देन मेरे पास एक और स्ट्रिंग है टू फाइंड। तो बेसिकली ये जो लर्न है ये मुझे हर जगह फाइंड करना है, और टू रिप्लेस दैट मींस इस लर्न को मुझे इस मास्टर से रिप्लेस करना है। अब सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो टू फाइंड है इसका स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करूंगा। अब ये एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, बिल्कुल भी एक से ज्यादा भी बार हो सकता है, तो इसे हमें एक लूप में चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी शुरुआत के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी स्ट्रिंग पे डॉट फाइंड फंक्शन चलाया और मैंने बोला कि ये जो लर्न है ये लर्न कहां पर है, ये लर्न टू फाइंड क्या है, ये लर्न है। तो ये लर्न आपकी पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहां है ये मुझे फाइंड करके बताओ। तो ये जो आपका फाइंड फंक्शन है ये लर्न जहां पर भी होगा, जहां पर भी उसको पहली बार मिलेगा वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो ये कंप्लीट आपको क्या दे रहा है, इसकी पोजीशन दे रहा है। तो ये हमें क्या देगा, 0 दे देगा, क्योंकि 0 नंबर इंडेक्स पे है ना, तो ये हमें 0 रिटर्न करके दे रहा है। दैट मींस अब ये जो पोजीशन वेरिएबल हमने बनाया है, तो पोजीशन के अंदर अभी क्या करंटली आ चुका है, 0 आ चुका है। तो पोजीशन अभी मेरे को क्या मिल चुका है, 0। क्या भैया 0 नंबर इंडेक्स पे आपका जो लर्न है वो रखा हुआ है। समझे, यहां तक हमने समझ लिया कि हाँ लर्न हमें मिल गया है, अब इसको रिप्लेस करना है। ठीक,
चलिए भैया ये साइज टी क्या है, भैया ये साइज टी क्या है। देखो समझना क्या होता है कि जैसे हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर भैया, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एक सेकंड, तो इंटीजर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बराबर, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि इंटीजर जैसा ही एक और डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हो, दैट मींस दिस डेटा टाइप इज अनसाइंड। इसके अंदर हम कोई साइन नहीं लगा सकते, इसका कोई साइन नहीं होता बेसिकली। तो इंटीजर में जैसे हम नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, साइज टी के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जहां पर भी हम साइज की बात करते हैं, क्योंकि साइज तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, साइज पॉजिटिव में हो सकता है, या हम लेंथ की बात करते हैं, हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर हम डेटा टाइप साइज टी यूज कर लेते हैं। तो दिस इज अ डेटा टाइप जो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है। जनरली जहां पर भी मान लीजिए किसी लेंथ की बात हुई, किसी इंडेक्स की बात हुई, किसी साइज की बात हुई, तो उस केस के अंदर हम साइज टी डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो यहां पर जो पोजीशन नाम का, पोस्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसका हमने डेटा टाइप साइज टी रख दिया, क्योंकि जो भी इंडेक्स निकल करके आएगा वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया साइज टी क्या हुआ, ये हमें कुछ नया सीखने के लिए मिला भैया। ठीक, चलिए अब मैंने बोला, मैंने वाइल पोजीशन नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एंड पॉज, समझना बात को, समझना। मैंने क्या किया, मैं इस पोजीशन को आगे बढ़ाते जाऊंगा। दैट मींस कि भैया इस पोजीशन से, जैसे हमने यहां पर पोजीशन के अंदर हमने ये जो टू फाइंड स्ट्रिंग किया, बेसिकली जो लर्न है वो कहां रखा हुआ है ये हमने फाइंड आउट किया ना। तो अगर मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता हूं, मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूं जहां आगे अब मुझे कुछ भी, मतलब बेसिकली अब मुझे ये स्ट्रिंग और नहीं मिल रही, अब मुझे लर्न और नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना, तो जो डॉट फाइंड फंक्शन है, जो डॉट फाइंड फंक्शन है, ये आपको पता है क्या रिटर्न कर देगा, ये आपको स्ट्रिंग एंड पॉज रिटर्न कर देगा। दैट मींस कि ये स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच चुका है, और अब आपको ये जो टू फाइंड है, जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हो, ये अब उसको नहीं मिल रहा है। तो ये डॉट फाइंड फंक्शन आपको ये स्ट्रिंग और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एंड पॉज ये आपको रिटर्न कर देगा। तो मैंने कहा कि व्हाइल लूप तब तक चलाना जब तक पोजीशन के अंदर स्ट्रिंग एंड पॉज ना आ जाए। दैट मींस जब तक पोजीशन को एक लर्न की वैल्यू मिलती जाए, तब तक जो है इस व्हाइल लूप को चलाते जाना। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज करना है। डॉट रिप्लेस फंक्शन में पोजीशन से आपको शुरू करना है। दैट मींस अभी आपकी पोजीशन की वैल्यू क्या है, 0। स्टार्टिंग में पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 0। आपको 0 नंबर इंडेक्स से लेकर के टू फाइंड डॉट लेंथ, मतलब कि ये जो लर्न है इसकी लेंथ क्या है, 5। तो 0 इंडेक्स से आगे 5 लेंथ तक आपको रिप्लेस कर देना है विथ दिस, किससे, मास्टर से। तो आगे जो 5 लेंथ तक जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, इसे आप मास्टर से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर लर्न की जगह क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। तो ये डॉट रिप्लेस फंक्शन बहुत ही प्यारी चीज है भैया। इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर टू फाइंड लेंथ लिखने की बजाय या टू रिप्लेस लिखने की बजाय आप टू रिप्लेस की जगह पर यहां डायरेक्ट आप यहां पर मास्टर भी लिख सकते थे, या फिर टू फाइंड की लेंथ क्या है, 5, तो यहां 5 भी आप लिख सकते थे। इट्स जस्ट हमने चीजों को डायनेमिक रखा है कि आप स्ट्रिंग बस चेंज करो, आपको यहां सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बोला कि आपने फर्स्ट स्ट्रिंग को तो रिप्लेस कर दिया, अब आगे भी तो सेम स्ट्रिंग हो सकती है, आगे भी तो कहीं लर्न लिखा हो सकता है, तो आप फिर से पोजीशन की वैल्यू को अपडेट करो। और ये कब तक करना है, जब तक आपका लर्न जो है वो खत्म ना हो जाए, जब तक आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रिंग एंड पॉज पर ना पहुंच जाए, तब तक आपको इस लूप को चलाना है। तो आई होप इस लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां दो चीजें हैं, पहला पोजीशन की वैल्यू ढूंढी जाती है, और उस पोजीशन से लेंथ तक जो आपका पूरा स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विथ सम अनदर स्ट्रिंग। ठीक, तो ये आपका डॉट रिप्लेस और डॉट फाइंड फंक्शन आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। साथ ही साथ आपको समझ में आया कि स्ट्रिंग एंड पॉज क्या होता है, और साथ ही साथ आपको समझ में आया कि साइज टी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक करके रखी है, जो चीज आपको समझनी है, और इसको कॉपी में रेड पेन से कहीं कहीं मार्क भी करके रख देना कि साइज टी क्या होता है, स्ट्रिंग एंड पॉज क्या होता है, बिकॉज स्ट्रिंग एंड पॉज से रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ओए राउंड में, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स को स्किप नहीं करना है। ठीक, चलिए अब इस पर्टिकुलर चीज को हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमें एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर, बेसिकली एक वर्ड को एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमें फाइंड आउट करना है और उसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ही पूरा प्रोग्राम हम लिख रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो है लर्न C++ एट लर्नयार्ड। तो आप भैया C++ पढ़ने आए हैं लर्नयार्ड पर, तो यहाँ पर आपको ये दिखा। अब मैं कहता हूँ कि भैया आप क्या करेंगे, मैंने एक बेसिकली आपका एक वेरिएबल बनाया है टू फाइंड, और मैंने बोला कि लर्न को आप मास्टर से रिप्लेस कर दो। तो टू रिप्लेस हम यूज करेंगे,
टू रिप्लेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने मास्टर डाल दिया। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि भैया आपको इस पूरी स्ट्रिंग में लर्न को फाइंड आउट करना है, जहां जहां भी लर्न है उसको मास्टर से रिप्लेस कर देना है। तो दिस इज नोन एज फाइंड एंड रिप्लेस सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, एक साइज टी। अब ये साइज टी कहाँ यूज होता है समझना, साइज टी वहां पर यूज होता है जहां पर हम किसी साइज की या किसी इंडेक्स की बात कर रहे हो। तो ये क्या है, एक डेटा टाइप, जैसे आपका इंटीजर है वैसे ही साइज टी भी एक डेटा टाइप है। तो भैया डायरेक्टली इंटीजर क्यों यूज नहीं किया यार, होता क्या है कि इंटीजर कैन बी नेगेटिव, मतलब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा साइज होता है किसी भी चीज का या किसी भी चीज का इंडेक्स होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइज टी इज एन अनसाइंड इंटीजर आप कह सकते हैं। अनसाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर साइज टी यूज कर रहे हैं। अब पोजीशन क्या होगी, उसका इंडेक्स नंबर। और मैंने बोला str डॉट फाइंड। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो टू फाइंड आपका जो वेरिएबल है, मैंने बोला कि ये जो लर्न है ये str के अंदर किस इंडेक्स पे या फाइंड करो, और इस इंडेक्स को हमने पोजीशन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन आ जाते हैं हम वाइल लूप पर। अब वाइल लूप के अंदर मैंने बोला कि जब तक पोजीशन की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग पोजीशन ऐसा नहीं हो जाती, एंड पॉज। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हो जाती तब तक भैया लूप को चलाते जाना। अब इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि जब 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 ये बार बार फाइंड आउट करेगा, रिकर्सिवली बार बार फाइंड आउट करेगा कि लर्न कहाँ पर है। अब जब ये स्ट्रिंग के एंड पर आ जाएगा तो अब इसको लर्न और कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो जब इसको पोजीशन नहीं मिलेगी, जब फाइंड फंक्शन को पोजीशन नहीं मिलेगी, तो वो स्ट्रिंग एंड पॉज ये रिटर्न कर देता है। क्या रिटर्न कर देता है, स्ट्रिंग और बेसिकली आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एंड पोजीशन, तो ये रिटर्न कर देता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक हमें ये रिटर्न होकर नहीं मिल रहा है, मतलब अभी भी आगे लर्न कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जब लर्न खत्म हो जाएगा, यानी कि जब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो उस केस के अंदर हमें पोजीशन की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो हम वाइल लूप को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अब str डॉट रिप्लेस और पोजीशन से रिप्लेस करना शुरू करना है। टू फाइंड डॉट लेंथ तक हमें कट करना है, और टू रिप्लेस लेंथ तक हमें जो है वहां पे इंसर्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ टू फाइंड और टू रिप्लेस को हमने यहाँ पर आपस में रिप्लेस करना है। तो जैसे लर्न ऐड है तो लर्न को हम यहाँ पर हटा देंगे और इसकी जगह पर मास्टर इंसर्ट हो जाएगा। और फिर हम पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोजीशन को बार बार हम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे समझो एक बार ये रिप्लेस हो गया तो ये पहला वाला लर्न रिप्लेस हो गया। अब बची हुई स्ट्रिंग में ये फिर से पोजीशन फाइंड आउट करेगा कि लर्न मेरा और भी कहीं पे है, तो यहाँ पर फिर इसको लर्न मिला, तो पोजीशन की जो वैल्यू है वो इस इंडेक्स पर जो है अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर हमने फिर से फाइंड किया, टू फाइंड फंक्शन लगाएंगे, और टू फाइंड फंक्शन लगा के हमने बोला पोजीशन प्लस टू रिप्लेस डॉट लेंथ। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया आप फाइंड आउट करो टू फाइंड, और कहाँ तक फाइंड करना भैया, टू रिप्लेस डॉट लेंथ तक, पोजीशन प्लस टू रिप्लेस डॉट लेंथ तक फाइंड आउट करना। तो ये चीज हमें समझ में आई। तो फाइंड फंक्शन से हम अगला वाला जो लर्न का इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, ये जैसे ही वाइल लूप आपका खत्म हो जाएगा तो हर जगह पर जहां जहां लर्न है वहां वहां मास्टर अपडेट हो चुका होगा। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट हम स्ट्रिंग को सी आउट करा देंगे, और हमें आफ्टर रिप्लेसमेंट मतलब सारे लर्न रिप्लेस होकर के और जो स्ट्रिंग बची है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर भैया हमें आफ्टर रिप्लेसमेंट मास्टर C++ एट मास्टर यार्ड मिल चुका है। अब हमारी कंपनी का नाम मास्टर यार्ड तो नहीं भैया, इस प्लेटफॉर्म का नाम लर्न यार्ड है। चलो कोई बात नहीं, मास्टर यार्ड हो गया, कोई इशू। ठीक है भैया, चलिए तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि एक सब स्ट्रिंग को हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कैसे फाइंड आउट करके और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ अ वर्ड इन स्ट्रिंग। भैया मैं कहता हूं मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, वर्ड क्या है, द, हालांकि है भी तो ये एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस द को इस पूरे जो आपका स्ट्रिंग है उससे रिमूव करना है, मतलब द जहां जहां भी है उसको द को रिमूव कर देना है। क्या मैं इसको कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, ये चीज मैं कर सकता हूं। पिछले उसमें हम क्या करते थे, हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे थे। बिल्कुल भी हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे थे, सेम चीज आपको यहां भी करनी है। सेम चीज आपको यहां भी करनी है कि भैया आपको पोजीशन के अंदर str.find ये वर्ड की पोजीशन अपडेट करते जाना है, और जब तक ये एनपॉज तक ना पहुंच जाए तब तक वाइल लूप को आपको चलाते जाना है। और हालांकि ये चीज आपको खुद से करनी चाहिए यार। और यहां पर आपको डॉट रिप्लेस की जगह हम इस जो हमें मिल गया है, ये वर्ड हमें मिल गया है, इसको, ये स्ट्रिंग को मैं किसी से रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं इसको इरेज ही करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर डॉट इरेज फंक्शन यूज करूंगा। अब समझना बात को,
यहां पर मैंने बोला पोजीशन, ठीक है, तो पोजीशन से इरेज करना शुरू करो। पहले पोजीशन की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 0, तो 0 से आप इरेज करना शुरू करो कहां तक, वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड डॉट लेंथ क्या है 3, तो 0 से आगे के 3 कैरेक्टर्स आप इरेज कर दो और 3 + 1 यानी कि 4 कैरेक्टर से इरेज करना। क्यों? क्योंकि भैया जहां पर भी दा लिखा है उसके बाद में एक व्हाइट स्पेस भी तो होगा, तो हम दा प्लस वो व्हाइट स्पेस यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर्स इरेज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ डॉट इरेज फंक्शन जो है हमने यूज किया। आफ्टर इरेज करने के बाद आपको जो है रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज मिल जाएगी। चलिए इसको भी कोड करके देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमें किसी एक वर्ड के सारे अकरेंसेस को हटाना है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और मैंने बोला द स्काई इज द लिमिट, ठीक है, तो ये हमने अपने एग्जांपल के अंदर देखा है, द स्काई इज द लिमिट। मैं कहता हूं कि जितने भी द हैं सबको आप रिमूव कर दो। तो यहाँ पर मुझे रिमूव क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग वर्ड एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसके अंदर मुझे ये दा जो है हर जगह से रिमूव करना है। तो मैं यहाँ साइज टी पोजीशन, तो एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बना लिया जिसका डेटा टाइप साइज टी रख दिया। साइज टी क्यों रखा, क्योंकि पोजीशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और हम नहीं चाहते इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटीजर हम यहाँ पर साइज टी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वाइल जो आपका पोजीशन है, वाइल पोजीशन डॉट पोजीशन इज इक्वल टू, वाइल पोजीशन इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फाइंड वर्ड नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग एंड पॉज। जब तक भैया पोजीशन की वैल्यू या पोजीशन मतलब जब तक पोजीशन की वैल्यू आपका इसके बराबर नहीं हो जाती, स्ट्रिंग एंड पॉज के बराबर नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपको द मिलता जाता है तब तक आपको ये वाइल लूप चलाते जाना है। इसके अंदर आप str.erase फंक्शन का यूज करेंगे और str.erase का यूज करके स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा पोजीशन और वर्ड डॉट लेंथ +1। तो ये जो +1 बेसिकली हम कर रहे हैं, +1 जो हमारा वो रहेगा व्हाइट स्पेस रहेगा, जैसे ये दा है, दा को तो हमने इरेज कर दिया लेकिन उसके बाद एक व्हाइट स्पेस है उसको भी हम इरेज कर देंगे, ठीक। चलिए लास्ट में हम क्या करेंगे, सी आउट करा देंगे कि आफ्टर रिमूवल क्या स्ट्रिंग आपकी बची हुई है, तो इसे हम सी आउट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को सी आउट करा दिया है। तो द स्काई इज द लिमिट में भैया जो दा है जहां जहां लिखा हुआ है वो सब रिमूव हो जाएगा। रन करके देखते हैं। हाँ जी भैया, स्काई इज लिमिट बेसिकली सारे के सारे जो दा है वो रिमूव हो चुके हैं, तो आफ्टर रिमूवल हमें ये वैल्यू मिली है। चलिए आई होप ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब कुछ छोटे छोटे से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं भैया, उन पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। मैंने कहा एक स्ट्रिंग है s लर्न, अब s डॉट सब स्ट्रिंग बेसिकली सब str फंक्शन है, उसमें आप सेकंड नंबर इंडेक्स से जो सब स्ट्रिंग है वो मुझे दे दो। तो सेकंड नंबर इंडेक्स क्या, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स से आगे स्ट्रिंग क्या है arn, तो बेसिकली आपको ये सी आउट होकर के मिल जाएगा, arn आपको सी आउट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट s इज इक्वल टू एबीसी। मैंने बोला कि एक स्ट्रिंग है एबीसी एंड एबीसी के पीछे आप पुश बैक कर दो डी, तो अब ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक। और फिर अरे यार सीरी यार, मैं तुमको नहीं बुला रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए तो सीरी पगलू, ठीक है। चलिए तो यहां पर अब पुश बैक करने के बाद जो स्ट्रिंग है वो मुझे आउटपुट में चाहिए, तो मैं उसको सी आउट करा दूंगा, एबीसीडी को मैं यहां सी आउट करा दूंगा। तो अब क्या प्रिंट होकर के मिलता है ये बताना, एबीसीडी प्रिंट होकर के मिलेगा। लो जी भैया एबीसीडी प्रिंट होकर के मिल गया है, ठीक है। चलिए आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस यार, अब स्ट्रिंग से इतने ज्यादा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस डिराइव नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे रख लिए हैं जो मुझे समझ में आए, है ना। कोडिंग क्वेश्चंस आपको समझना जरूरी है, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन या जो आपके एमसीक्यूज बनेंगे ना वो उन्हीं कोडिंग वाले क्वेश्चन से ही बनेंगे कि साइज टी क्या होता है या आपका स्ट्रिंग एंड पॉज क्या होता है, ये सारी चीजें ही आपको पूछी जा सकती हैं अगर पूछी गई तो। अब मैंने कहा कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैंने बोला कि x आप एक वेरिएबल बनाओ और जो कि है इंटीजर, इसके अंदर आप stoi क्या है, दिस इज स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो आप क्या करो, जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर दो। तो अब स्ट्रिंग जो 1 2 3 है इसको हमने इंटीजर कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये इंटीजर में 1 2 3 है, ठीक है। और इंटीजर में 1 2 3 हमने x के अंदर स्टोर कर दिया, तो x के अंदर क्या है 1 2 3 बराबर। फिर मैंने बोला सी आउट x + 2, x 1 2 3 + 2 कितना हो गया 125, तो ये आपको 125 सी आउट होकर के मिल जाएगा। कहाँ है 125, ये रहा, ठीक। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको s2i यानी कि हाँ ये स्ट्रिंग टू आई जो आपका फंक्शन है वो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विच हेडर इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग क्लास, तो स्ट्रिंग हेडर। चलिए तो ये चीज हमें समझ में आई। अगर आप पूछा कि भैया आपको कैरेक्टर स्टाइल स्ट्रिंग्स बनाने के लिए होता तो आप सी स्ट्रिंग पे क्लिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए
अब क्या बचा भैया, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन, व्हाट डज एस डॉट क्लियर डू, ये होगी ना उस पूरी एरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, ये सभी कैरेक्टर्स को वो नलिफाई कर देती है, यानी कि इस पूरी एरे को आपको खाली करके दे देगी, इसको एम्प्टी कर देगी। क्या कर देगी भैया, इसको एम्प्टी कर देगी। तो वो जीरो नहीं सेट करती, यानी कि सब में जीरो नहीं आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। एस जो आपका पूरी स्ट्रिंग है उसको डिलीट भी नहीं करती है, एस स्ट्रिंग आपकी डिलीट नहीं होती, एस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सेट्स टू नल पॉइंटर, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मेक्स एस एम्प्टी, तो पूरी जो स्ट्रिंग है उसको वो एम्प्टी कर देती है, बेसिकली खाली कर देती है। अब आप एस के अंदर कुछ और भी स्टोर कर सकते हो, तो बेसिकली एस जो स्ट्रिंग है वो डिलीट नहीं हुई है, ये मेमोरी के अंदर अभी भी लोकेशन है, एक लोकेशन है, दैट मींस इसके अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है एस डॉट क्लियर बेसिकली पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देती है, ठीक। चलिए, अब जो एस डॉट फाइंड है, अगर उसको एक्स नहीं मिला, व्हाट डज एस डॉट फाइंड x returns if x is not in the string, अगर x स्ट्रिंग के अंदर उसको नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एंड पॉस, ठीक। तो स्ट्रिंग एंड पॉस वो आपको रिटर्न करके दे देगा। चलिए, ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। लर्न यार्ड को बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, जाके चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरी चीज, अगर इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को C++ बैच को आप एज अ होल नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, एब्सोल्युटली फ्री है भैया। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आप क्या फील कर रहे हैं इस बैच के लिए, क्या चीजें आपको कमी लग रही है, क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें और आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप खुश हो जाओ। तो ये सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।